सच्चे प्रेम की कठिन परीक्षा और रहस्यमय राक्षस। उत्तर प्रदेश की घनी आबादी से दूर एक छोटा सा गांव था शांतिपूर्ण, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन में उतनी शांति नहीं थी। इस पूरे गांव पर वहाँ के मुखिया बलदेव सिंह का दबदबा था। उसकी कही हर बात पत्थर की लकीर के समान थी। उसी गांव में राघव अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। राघव मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार और सबकी भलाई करने वाला नौजवान था। बेटा राघव, कल मुखिया जी के लोग आए थे। बोल रहे थे कि अगर हमने अगले महीने तक कर्ज के पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। कब्जा कर लेंगे? ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे? बापू, तुम चिंता मत करो। जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, हमारी जमीन कोई हमसे छीन नहीं सकता। बेटा, माना तू मेहनती है, लेकिन कर्जे की रकम ज्यादा है। मेरी बात मान, उन बड़े लोगों से पंगा मत ले। वो ठहरे इस गांव के मुखिया और हम एक मामूली किसान। उनसे दुश्मनी लेना मतलब अपनी जान गंवाना। मैं तो कहती हूँ उस जमीन को उनके हवाले कर दे। हमारा क्या है, हम तो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर ही लेंगे। अरे अम्मा, तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं आज ही मुखिया जी के घर जाता हूँ और उनसे कर्ज की बात कर लेता हूँ। राघव अपने घर से सीधे मुखिया के घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मुखिया से नहीं बल्कि उसकी बेटी राधा से होती है। नमस्ते, मेरा नाम राघव है। क्या आप मेरा एक संदेश अपने पिताजी को दे दीजिएगा? जी कहिए। उनसे कहिएगा बार बार अपने आदमियों को हमारे घर पर भेजने की जरूरत नहीं है। मैं उनका कर्ज जल्द से जल्द देने का प्रयास कर रहा हूँ। यूँ मेरे घर जाकर मेरे बूढ़े माता पिता को सताने से उन्हें उनका कर्ज वापस नहीं मिलने वाला। राधा राघव की निडरता से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि पूरे गांव में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुखिया के घर जाकर उसे चुनौती दे सके। राघव, तुम चिंता मत करो, मैं खुद पिताजी से इस बारे में बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी भी। राघव राधा की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरे दिन उसकी आंखों के सामने राधा का भोला भाला चेहरा घूमता रहता है। शाम को घर आते समय उसे उसका बचपन का दोस्त मयंक मिल जाता है। अरे राघव, कहाँ खोया हुआ है कि सामने से आता इंसान तुझे दिख ही नहीं रहा? मयंक की बातें सुनकर राघव उससे राधा के बारे में बताता है। अरे यार, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है ना, वह मुखिया की बेटी है। माना कि वह खूबसूरत है, नेक दिल है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम अपनी हैसियत भूल जाएं। अरे अरे मयंक भाई, शांत हो जाओ। मैंने कब कहा कि मैं राधा से प्यार करने लगा हूँ? मैं तो बस इतना कह रहा था कि अच्छा चल छोड़ ये सारी बातें। तू बता, तू कैसा है? ठीक हूँ भाई, काफी दिन हो गए थे तो सोचा तुमसे मिलने चलूं, लेकिन तू तो अलग ही रोग पाल बैठा है। खैर चल, शाम काफी हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। राघव और मयंक बातें करते करते अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ राधा अपनी दोस्त नैना से कहती है, नैना तुझे पता है, आज हमारे घर पे राघव नाम का एक लड़का आया था। उसकी बहादुरी देखकर मैं तो आश्चर्य में पड़ गई। इस पूरे गांव में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पिताजी के सामने आकर बोले, लेकिन वो तो अपने हक के लिए हमारे घर तक आ गया था। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी मुलाकात पिताजी से न होकर मुझसे हो गई। राधा, कहीं राघव तुझे पसंद तो नहीं आ गया? तुझे पता है ना, तेरी हैसियत और उसकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। नैना, मुझे ना शुरू से ही अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरे पिताजी की ताकत के आगे मजबूती से खड़ा रहे, और आज राघव से मिलकर मेरी ये तलाश खत्म हो गई। आज हुई उस मुलाकात में राघव और राधा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसके बाद राधा अक्सर ही किसी न किसी बहाने राघव से मिलने उसके खेतों पर चली जाती। एक दिन की बात है। राधा, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं यह समाज हम दोनों को एक दूसरे से दूर ना कर दे। राघव, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारा प्यार हर कठिन से कठिन परीक्षा को टक्कर देने की काबिल है। राधा, मैं परीक्षाओं से घबराने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम्हारा साथ रहा तो मैं हर लड़ाई, हर परीक्षा को पार कर जाऊंगा।
समय बीत रहा था और हर बीतने वाले समय के साथ राधा और राघव का प्यार और मजबूत होता जा रहा था। तभी एक दिन मुखिया के आदमियों में से एक ने राधा और राघव को एक साथ बातें करते देख लिया। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। आपकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या हुआ मंगलू, इतना क्यों चिल्ला रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। मालिक, आपकी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। मंगलू, मुझे लगता है तू पागल हो गया है, तभी तू यूं बहकी बहकी बातें कर रहा है। कभी कहता है इज्जत मिट्टी में मिल गई, तो कभी यूं पहेलियां बुझा रहा है। जल्दी से मुद्दे की बात कर, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। मुखिया जी, आज मैं राघव के खेतों की ओर गया था। वहाँ जो मैंने देखा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मंगलू, मैं कब से कह रहा हूँ पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे मुद्दे की बात कर। क्या बात है जल्दी से बता, नहीं तो भाग जा यहाँ से। बताता हूँ मालिक, बताता हूँ। तो सुनिए, आज जब मैं राघव के खेतों की तरफ गया था तो मैंने राधा बिटिया और उस गरीब राघव को साथ में बातें करते हुए देखा। दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे मालिक। मुझे तो लगता है राधा बिटिया और राघव के बीच जरूर कुछ। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? राधा मेरी बेटी है, उसके रगों में मेरा खून है। वह कैसे गरीब भिखारी को पसंद कर सकती है? मालिक, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, क्या आज तक मैंने कोई गलत बात बताई है आपको? मंगलू की बातें सुनकर मुखिया बलदेव सिंह को कुछ संदेह होने लगता है। उसे कुछ महीनों पहले की बात याद आती है, जब राधा ने राघव के कर्ज माफी के बारे में उससे बात की थी। अच्छा, तो यही बात है। इसी वजह से राधा ने राघव के कर्ज को माफ करने की बात मुझसे की थी। अरे मालिक, इतना क्या सोच रहे हैं? आप बस आदेश दीजिए, आज ही उस राघव की हड्डी पसली तोड़कर गांव से बाहर फेंक देता हूँ। नहीं नहीं मंगलू, हम राघव को ऐसे मार नहीं सकते। पूरे गांव वाले मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। पहले मुझे सच्चाई का पता तो लगाने दे कि आखिर सच क्या है। ऐसा कहकर मुखिया राधा के कमरे की तरफ चला जाता है। राधा बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। आशा है तुम झूठ नहीं बोलोगी। क्या बात है पिताजी, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? बेटा, मैं गोल गोल घुमाकर बातें करने वालों में से नहीं हूँ, तो सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बेटा, मंगलू बोल रहा था कि आज उसने तुम्हें और राघव को एक साथ उसके खेतों पर हंस हंस कर बातें करते हुए देखा। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम्हारे और राघव के बीच में कुछ हो तो नहीं रहा। वो पिताजी, बात ऐसी है, मैं और राघव एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मालूम भी है उसके और हमारे बीच की दीवार कितनी मजबूत है? तुम जो सोच रही हो वैसा कभी नहीं हो सकता। क्यों पिताजी, क्यों नहीं हो सकता? राघव ईमानदार है, मेहनती है। माना कि वो थोड़ा गरीब है, लेकिन वो अपने लगन और मेहनत के बल पर अपनी गरीबी को दूर कर लेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राधा। वह भिखारी जीवन भर भी मेहनत करेगा, तब भी कभी तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। मेरी बात मानो, अपनी जिद छोड़ दो। मैं कल ही बड़े जमींदार जी के बेटे से तुम्हारे रिश्ते की बात चलाता हूँ। पिताजी, ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं राघव के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मुखिया राधा की बातें सुनकर परेशान हो जाता है और अगले दिन ही पंचायत बुलाने का फैसला करता है। राघव, कल सुबह 9 बजे मुखिया जी के घर पर पंचायत बैठने वाली है, चुपचाप आ जाना। पंचायत? मगर क्यों? तुमने और राधा बेटिया ने जो किया है उसी सिलसिले में यह पंचायत बुलाई गई है।
सारी बातें बताकर मंगलू वहाँ से चला जाता है। बेटा, यह मंगलू क्या बोल रहा था और यह राधा कौन है? कुछ नहीं बापू, वो कल मुखिया जी के घर पर पंचायत बैठी है तो मंगलू वही बताने के लिए आया था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये राधा कौन है जिसके बारे में मंगलू अभी बोल रहा था? अम्मा, राधा मुखिया जी की बेटी का नाम है। मैं और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शायद मुखिया जी को इस बात का पता चल गया है, इसलिए उन्होंने पंचायत बुलाई है। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? इतने बड़े लोगों की ताकत के सामने हमारी क्या ही बिसात है। देखना, कल की पंचायत में ये हमें इस गांव से निकल जाने का आदेश देने वाले हैं। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? अम्मा, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ज्यादा सोचा ना करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। राघव ने अपनी माँ और अपने पिता को समझा तो दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी डर बैठ। अगले दिन पंचायत में, राघव, क्या तुम राधा से प्रेम करते हो? जी, करता हूँ और मैं अपने प्रेम को साबित करने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भरे समाज में मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करो। तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम जो सपने देख रहे हो वह कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं आज ही इस पंचायत से कहना चाहूंगा कि तुम्हें इस गांव से बाहर फेंकवा दिया जाए। तुम्हारे जैसे लोगों की इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो पहले से पता था कि यहाँ पंचायत के नाम पर सिर्फ आपका फैसला चलता है। अगर ऐसा ही करना था तो इतनी भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? राघव की बातें सुनकर वहाँ बैठे लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी शांत बैठी राधा बोल उठती है, पिताजी, ये तो एक तरफा फैसला है। आप राघव को एक मौका तो दीजिए। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुखिया सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। ठीक है, मैं राघव को खुद को साबित करने के लिए 1 साल का समय देता हूँ। अगर वह इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाया तो उसे अपने माता पिता समेत इस गांव को छोड़कर जाना होगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बोलिए, मुझे क्या करना है? हमारे गांव की सीमा के पार जो बंजर जमीन है उसे तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर उपजाऊ बनाना होगा। बोलो, क्या तुम यह कर पाओगे? मुखिया जी, आप बहुत चालाक हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आपकी दी हुई इस परीक्षा में जरूर पास हो जाऊंगा। मुझे खुद पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि पंचों में से सबसे बुजुर्ग पंच बोल उठते हैं, मुखिया जी, आपको तो पता है वह बंजर जमीन शापित है। सालों से उस पर घास का एक तिनका तक नहीं उगा। कहीं ऐसा ना हो राघव की कोशिशों की वजह से गांव पर कोई मुसीबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राघव उस बंजर जमीन पर पहुंच जाता है। वहाँ की जमीन कठोर, पथरीली और सूखी हुई थी। राघव ने काम करना शुरू किया। उसने वहाँ बड़े पत्थरों को हटाया, साफ सफाई की। पहले दिन ही उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हर पत्थर को हटाते समय, हर फावड़े के वार पर उसे बस राधा का उम्मीदों भरा चेहरा दिखाई देता था, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। काम करते करते शाम हो चुकी थी। राघव अब अपने घर की तरफ बढ़ चला था। तभी राधा की दोस्त नैना उसे मिल जाती है। राघव, राधा ने तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। उसने कहा है माना कि यहाँ की जमीन सख्त है, पर याद रखना तुम्हारे इरादे उससे भी ज्यादा सख्त है। तुम हार मत मानना। जब भी तुम्हें लगे तुम थक रहे हो तो अपने प्यार को याद कर लेना, जो तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठी है। नैना, राधा से कहना मैं कभी नहीं थकूंगा, ना ही हार मानूंगा। मैं इस परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। समय बीत रहा था। राघव उस बंजर जमीन पर दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने जमीन को साफ कर कुछ इंच तक खोदा, फिर उसमें खाद डाला और छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें पानी जमा किया। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए और फिर एक दिन अचानक राघव की नजर जमीन के कोने पर गई।
अरे वाह, यह क्या? यह तो छोटी छोटी कोपले हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तुमने मेरे प्यार की लाज बचा ली। इन कोपलों को देखकर मेरी टूटती हिम्मत फिर से जाग उठी है। अब मैं और मेहनत करूंगा। एक तरफ जहाँ इस बंजर जमीन की हरियाली देखकर राघव खुश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर कोई था जिसे यह हरियाली नापसंद थी। वो इस जंगल में रहने वाला राक्षस था, जो कि सदियों में इस जंगल में छुपकर रह रहा था, और उसी के प्रभाव से ये जमीन भी बंजर हो चुकी थी। जाने अनजाने में राघव ने उस जमीन को उपजाऊ बनाकर उस राक्षस को जगा दिया था। बापू, आपको पता है आज क्या हुआ? आज मैंने उस बंजर जमीन पर धान की नई नई कोपले देखी। बापू, अब वह दिन दूर नहीं जब फसलें लहलहा उठेंगी और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आखिर में तेरी मेहनत और लगन सफल हो गई। लेकिन बेटा, मेरे पिताजी कहा करते थे कि उस जमीन से सटे जंगल में एक राक्षस रहता है जिसे किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन उसी के प्रभाव से वह जमीन बंजर हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि इस जमीन के उपजाऊ होते ही उस राक्षस की नजर हमारे गांव पर पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अरे बापू, आप भी कैसी बातें करते हैं? यह सब कहानियों की बातें हैं। राक्षस जैसी कोई चीज नहीं होती। राघव नहीं जानता था कि उसके पिताजी का डर सच होने वाला है। राघव को इन खेतों में काम करते लगभग 5 महीने बीत चुके थे। पूरे खेत में छोटी छोटी धान की कोपले दिखने लगी थी। तभी एक दिन के वक्त गांव के शांत माहौल में हलचल शुरू हो गई। हुआ यूं कि रात के लगभग 12 बजे जब पूरा गांव सोया था, उसी वक्त गांव के मवेशी अचानक ही चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने के साथ साथ एक बहुत भयानक आवाज भी पूरे गाँव में गूंजने लगी। उस आवाज को सुनकर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकलकर देखे क्या हो रहा है। सुबह हुई और जैसे ही गांव के सबसे बड़े पशुपालक सोमेश दादा अपने घर से बाहर, उनकी चीख निकल गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? ये मेरी गाय भैंसों को किसने मार दिया? क्या हुआ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भगवान, बाहर आकर देखो, किसी ने हमारी 5 गाय भैंसों को मार डाला है। देखो तो इनके शरीर पर कैसे गहरे और चौड़े घाव बन गए हैं, जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से इनके शरीर का मांस नोच डाला हो। हे भगवान, इसका मतलब कल रात जो आवाज आ रही थी वो किसी जंगली जानवर की थी। कमला और सुमेश बातें कर ही रहे थे, तभी उसकी नजर गायों के बाड़े की तरफ गई, जहाँ किसी के विशाल पंजों के निशान बने थे। ये निशान किसी साधारण जंगली जानवर के नहीं। इस निशान को देखते ही कमला और सुमेश मुखिया के घर पहुँच गए। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। आपकी फिजूल की शर्त की वजह से गांव पर बहुत बड़ा मुसीबत टूट पड़ी है। सोमेश दादा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। साफ साफ बताइए क्या बात है। यूं पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। मुखिया जी, आपने कल रात को वह भयानक आवाज तो सुनी होगी। वह आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि सालों से उस सापिल जंगल में शांत पड़े राक्षस की थी, जिसे आपने इस गांव में आने का न्योता दे दिया है। आप क्या बोल रहे हैं सोमेश दादा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने राघव के सामने उस शापित बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की शर्त रखी थी। राघव की मेहनत और लगन से मात्र 5 महीने में ही वह बंजर जमीन उपजाऊ बन गई है। लेकिन इसके साथ ही जंगल में सालों से शांत पड़ा वह राक्षस भी जाग गया है। कल रात उसने मेरी 5 गायें और भैंसों को मार दिया। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्या कहा आपने? राक्षस ने? क्या यह संभव है? क्या सच में उस जंगल में कोई राक्षस रहता था? विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन मेरी गायों के बाड़े से बाहर जो पंजों के निशान बने हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वह निशान राक्षस के पैरों के हैं। इस
इस घटना के बाद हर रात जंगल की ओर से ऐसी भयानक दहाड़े आनी शुरू हो गई, जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती थी। कोई भी गांव वाला रात में घर के बाहर नहीं निकलता। किसी किसी ने तो उस राक्षस की आकृति को गांव में घुसते देखा भी था। सब कुछ तहस नहस होने लगा। अब एक दिन गांव के पंडित ने राघव से मुलाकात की। राघव बेटा, तुम्हें तो गांव के हालातों के बारे में पता ही होगा। तुमसे मेरी बस एक ही विनती है, तुम उस जमीन पर काम करना बंद कर दो, नहीं तो पूरे गांव को उस राक्षस से कोई नहीं बचा पाएगा। पंडित जी, आपको तो सब पता है, अगर मैंने मेरी फसलों की देखरेख करनी बंद कर दी तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा और फिर मैं मुखिया की दी हुई शर्त हार जाऊंगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जाना होगा। बेटा, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारे लिए मुखिया जी से बात करूंगा कि वे तुम्हें इस गांव से ना निकाले, लेकिन तुम उस जमीन को छोड़ दो। पंडित जी, अगर मैं वहाँ काम करना बंद कर दूं, तो क्या वह राक्षस गांव में नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए आपके पास अगर उस राक्षस को हराने की कोई तरकीब हो तो बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस गांव को इस राक्षस के प्रकोप से आजादी दिला दूं। बेटा, मैं तो एक साधारण सा पंडित हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे गुरु जंगल के दक्षिणी छोर पर तुम्हें मिल जाएंगे। हो सकता है उनके पास तुम्हारे प्रश्न का जवाब हो। ठीक है पंडित जी, जहाँ तक मुझे लगता है वह राक्षस रात में आतंक मचाना शुरू करता है, इसलिए मैं दिन में ही गुरु जी को ढूंढने निकल जाता हूँ। आशा है मैं अपने प्यार के बीच आए इन दोनों बाधाओं को एक साथ पार कर लूं। इतना कहकर राघव जंगल की तरफ निकल पड़ता है और पंडित जी लौटकर सभी गांव वालों से राघव के प्रयासों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सभी राघव की सलामती और उसकी सफलता की प्रार्थना करने लगते हैं। दूसरी तरफ राघव चलते चलते इतनी दूर आ गया, लेकिन अभी तक साधु बाबा दिखाई नहीं दिए। हे भगवान, मेरी मदद करो। राघव अपने मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए बढ़ते चले जा रहा था। तभी एक वृक्ष के नीचे उसे एक साधु बाबा नजर आए, जिनका चेहरा तेज से चमक रहा था। राघव जल्दी से उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, हे साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। हमारा पूरा गांव एक खतरनाक राक्षस की वजह से खतरे में आ चुका है। बालक, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें उस राक्षस के बारे में बताता हूँ। साधु की बातें सुनकर राघव चुपचाप हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाता है। देखो बेटा, वह राक्षस सदियों से इस जंगल में शांत पड़ा था। उसके और तुम्हारे गांव के बीच में वह बंजर पड़ी जमीन उसे गांव तक जाने नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही वह जमीन उपजाऊ हुई, उस ओर से आती ताजी हवा ने उस राक्षस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी हल है, लेकिन तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। बताइए ना बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटा, यहाँ से कुछ ही दूर पर तुम्हें एक नीला तालाब दिखाई देगा, जिसका जल नीले रंग का होगा। तुम्हें उस तालाब से थोड़ा सा जल लाना होगा और उस जल को उस राक्षस पर छिड़कना होगा। ऐसा करते ही वह जल कर भस्म हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, यह काम तुम्हें रात के वक्त करना होगा, क्योंकि राक्षस को नष्ट करने के साथ साथ तुम्हें उसके अंदर की असुरी शक्तियों को भी नष्ट करना है, जो कि रात के वक्त अपने चरम पर होती है। साधु की बातें सुनकर राघव साधु द्वारा दिए गए कमंडलों को लेकर नीले तालाब की खोज में निकल पड़ता है। वो ये काम जल्द से जल्द कर लेना चाहता था, ताकि आज रात फिर से किसी मासूम जानवर या इंसान को अपनी जान न गंवानी पड़े। थोड़ी दूर चलने पर राघव को वो तालाब दिख जाता है, लेकिन जैसे ही राघव उस तालाब से कमंडल डालने लगता है, उसका सारा पानी गायब हो जाता है। राघव आश्चर्य से इधर उधर देखने लगता है। तभी उस सूखे तालाब से आवाज आती है, तू मेरा जल यूं ही नहीं ले जा सकता।
पहले तुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तू मेरा जल ले पाएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, बस आप मुझे अपना जल देने दो। तो बताओ, वह कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी कम नहीं होती? आपके प्रश्न का उत्तर है उम्र। व्यक्ति की उम्र हमेशा बढ़ती है, वह कभी कम नहीं होती। राघव को उत्तर देते ही तालाब में पानी फिर से आ जाता है, जिसे लेकर राघव जल्दी से जल्दी गांव की ओर निकल पड़ता है। शाम होने वाली थी। पूरा गांव बेसब्री से राघव की राह ताक रहा था। पंडित जी, देखिए, मैं साधु बाबा द्वारा बताए गए उपाय को लेकर आ गया हूँ। आज रात मैं उस राक्षस को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। राघव की बातें सुनकर पंडित और गांव वाले आश्चर्य भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हैं। इसके बाद राघव उन्हें साधु बाबा से मिलने से लेकर तालाब के जल को लेकर आने तक की सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। राघव ने सभी को अपने अपने घरों में भेज दिया था और खुद गाँव के चौराहों पर छुपकर बैठ गया था। जैसे ही रात के 12 बजे वो राक्षस दहाड़ता हुआ गांव के अंदर आ पहुंचा। उसके हाथों में एक बछड़े का शरीर था, जिसे वो बेरहमी से नोच नोच कर खा रहा था। जैसे ही वो राघव के समीप से गुजरा, राघव की सांसें मानो रुक सी गई। वो राक्षस इतना भयानक था, उसे देखते ही किसी की जान निकल जाए। उसके शरीर में आने वाली दुर्गंध इतनी ज्यादा थी, राघव का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने राधा का चेहरा घूम गया और वो अपने डर पर काबू पाकर राक्षस के सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर राक्षस दहाड़े मारने लगा। बहुत दिनों बाद आज इंसानी मांस खाने को मिलेगा। दुष्ट राक्षस, आज के बाद तू कभी भी खाने लायक नहीं बचेगा। इतना कहकर राघव ने साधु के कमंडल में लिया नील जल उस राक्षस पर फेंक दिया। ऐसा करते ही वो राक्षस छटपटाने लगा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते राख में बदल गया। ऐसा होते ही पंडित जी, मुखिया जी, जल्दी से बाहर आइए। देखिए, मैंने उस राक्षस को मार डाला। राघव की बहादुरी को देखकर सभी बहुत खुश थे। राघव बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन तुम तो हीरा हो, हीरा। मेरी राधा के लिए तुमसे अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। मैं अगले महीने ही तुम दोनों की शादी धूमधाम से कराऊंगा। आज तुम्हारी वजह से सभी गांव वालों की जिंदगी बच गई। मुखिया की बातें सुनकर राघव और राधा बहुत खुश होते हैं। आखिरकार उन्होंने प्रेम की इस कठिन परीक्षा को पास तो कर लिया था।